बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रोरन का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन, स्वागत तो हमेशा बरकरार रही, काल की रौर और हमरे के जो प्यार है ये बनल रहे के चाहिए, है नहीं। तो किसान भाई बहन मन, तो चलो सबसे पहले रौरे मन के हम दिखाए देवे थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा स्वरूप। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बिरसा हरित ग्राम योजना से लाभान्वित हो रहे हैं ग्रामीण परिवार। बेहतर पशुपालन के लिए समय पर कराएं पशुओं का टीकाकरण। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। कृषकों और मजदूरों के साथ ही राज्य के ग्रामीणों, बुजुर्गों और महिला किसानों को रोजगार मुहैया कराने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, जिनमें से एक है बिरसा हरित ग्राम योजना। इस योजना के तहत 5 लाख ग्रामीण परिवारों को 100 फलदार पौधों का पट्टा दिया जा रहा है, जिससे पूरे राज्य में लगभग 5 करोड़ पौधों का रोपण हो सकेगा। इस योजना का उद्देश्य कृषकों, मजदूरों, बुजुर्गों और महिला किसानों को रोजगार देने के साथ ही राज्य के प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि करना है। पशुपालकों अपने पाले गए गाय, बकरी, मुर्गी या सुकर इत्यादि पशुओं का समय पर टीकाकरण अवश्य करवाएं। टीकाकरण से पशुओं में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और आपके पशुओं को संभावित रोगों से बचाव होता है। रोग लग जाने की स्थिति में इलाज में खर्च भी ज्यादा होता है, परेशानी भी होती है और रोग के ज्यादा होने पर पशुओं की हानि भी होती है। इसीलिए पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं और बेहतर लाभकारी पशुपालन करें। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा, ज्वाला, स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। झारखंड की मिट्टी एवं जलवायु में मिर्च के ये प्रभेद अच्छा उत्पादन देते हैं। पूसा, ज्वाला, स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500-600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में जिस प्रकार ठंड का प्रकोप बढ़ा है, ऐसी स्थिति में पशुओं को ठंड लगने की संभावना रहती है। पशुपालक यदि अपने पशुओं के नाक से पानी बहना और सांस लेने में पेट का फूलना इत्यादि जैसे लक्षण देखे तो ठंड लगने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में सुबह धूप निकलने पर ही पशुओं को बाहर चरने भेजें। पीने के लिए मवेशियों को गर्म पानी देना चाहिए। सुबह शाम पशुओं के आवास में हीटर या अलाव की व्यवस्था करें। साथ ही पशु विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। यह बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके वनस्पत प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद शिखा। जोहार दर्शकों, मंडी भाव की जानकारी देने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति। यहाँ से हम आपको देंगे मंडी भाव की जानकारी। दर्शकों, सबसे पहले आज हम लेंगे चावल में हम लेंगे परमल को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 3,700 रुपये। दूसरे में हम लेंगे दाल को, गरम दाल, जिसका प्रति क्विंटल दर है 7,500 रुपये। फिर हम लेते हैं आटा को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 2,900 रुपये। चौथे में हम लेंगे तेल, जो हम लेंगे वनस्पति तेल को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 10,000 रुपये। और आखिरी में हम लेंगे गुड़ को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 4,200 रुपये।
तो दर्शकों, आज के मंडी भाव में बस इतना ही। आइए हम आपको वापस लिए चलते हैं स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रौरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिल लग है नी। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रंजन भैया जोहार। अरे जोहार जोहार। तुम सब एक साथ, क्या बात है? भैया, हम यहाँ कृषि सिंचाई के बारे में जानने आए हैं। कृषि सिंचाई योजना है किसानों के लिए, जिससे कि किसान खेत तक पानी सहजता से और कम परिश्रम में पहुंचा सके। भैया, इसमें पानी कैसे जाता है? तो बहुत महंगा होगा, बहुत खर्चा लगता होगा। अरे सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है। उन्हीं योजनाओं में एक है ड्रिप एग्रीगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ई का है? इसे सूक्ष्म सिंचाई भी कहते हैं। इसमें अधिक लाभ, पानी की बचत, ऊर्जा के खपत में कमी, श्रम लागत में कमी, फसल में सुधार और उच्च पैदावार मिल सकता है हमें। लेकिन भैया, इसको हम जैसे किसान लगाएंगे कैसे? बहुत आसान है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसलिए तो है। अच्छा, इस योजना में किसानों को 80 से 90% तक की सब्सिडी दी जाती है। अच्छा भैया, ये किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा? देश के सभी किसान ले सकते हैं, लेकिन कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कागज क्या क्या लगता है? आधार कार्ड, पहचान पत्र, जमीन का कागज, जमीन की रसीद, अकाउंट नंबर, फोटो और मोबाइल नंबर चाहिए। इस योजना का लाभ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कृषकों के समूह और 7 वर्ष से लीज एग्रीमेंट पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे किसान ले सकते हैं। योजना की जानकारी, पंजीकरण के लिए इसके वेबसाइट www.pmksy.gov.in पर भी देख सकते हैं। समझे? हम समझ गए भैया। क्या? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मतलब प्रति बूंद अधिक फसल। तो किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलू हम रौरमन के आज लेके चलो थी जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है, ये जानकारी बहुत सुंदर सुंदर लेके आई है नी। आज का जो जानकारी किसान भाई बहन मन कि सरसों एवं राय की देखभाल कैसे करल जाए। अब जे किसान भाई बहन मन सरसों और राय कर खेती करें ना है नी, उके तो जानना बहुत जरूरी है। तो चलू हम रौरम के सीधे फीचर कर माध्यम से एक जानकारी के दिवाई देवा थी। ठंड का मौसम सरसों और राई की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। सरसों और राई ऐसी किस्में हैं जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। ऐसे में इसकी खेती किसानों को बम्पर मुनाफा देती है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। सर्दी का मौसम है, किसान हमारे तिलहन लगाए हुए हैं जिसमें सरसों और राई बहुत ही प्रमुख है, जिससे तेल प्राप्त करते हैं। ऐसे में सरसों एवं राई की देखभाल किस तरीके से की जाए, इस विषय की जानकारी देने के लिए हम पहुँचे हैं रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं सरसों एवं राई की देखभाल के बारे में। सरसों और राई की जो फसल होती है उसकी सिंचाई बुआई के 1 महीना बाद प्रथम सिंचाई करें और उस समय आप 60 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर डालें। इसके साथ ही साथ उस समय लाही का प्रकोप इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो रासायनिक के रूप में आप इमिडाक्लोपरिड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करें और 1 हेक्टेयर में 500 से 600 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो 1200 मिलीलीटर दवा की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही साथ जैविक पद्धति भी आज के डेट में हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप तंबाकू का डंठल जो कि मुफ्त में मिलता है,
1 किलो तंबाकू का डंठल ले लीजिए और उसको 3-4 लीटर पानी में डाल करके किसी बर्तन में आधा घंटा तक उबाल लीजिए और उसके उपरांत उसको ठंडा होने दीजिए और छान करके उसको फिर उसमें 50 लीटर बना लीजिए। और ये बहुत ही कारगर है। इसके साथ ही साथ तंबाकू की फसल में झुलसा बीमारी की भी प्रकोप आती है। इसके लिए आपको डाइथेन M45 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कीजिए एक बार सिंचाई के बाद, और दूसरी बार दूसरी सिंचाई जो 50 दिन के बाद हम लोग करते हैं उस समय दे दें तो झुलसा की भी समस्या समाप्त हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि लाही का प्रकोप जब भी ठंडा बढ़ेगा और कोहरा छाएगा, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, उस समय लाही का प्रकोप खेतों फसलों में हमारे आना शुरू हो जाता है। तो उसके पूर्व में ही आप तंबाकू का डंठल वाली दवा का प्रयोग करें। साथ ही साथ झुलसा बीमारी जो हमने कहा उसके लिए आप जैसे ही टेम्परेचर कम होता है आप डाइथेन M45 का छिड़काव कर दें, जिससे कि बीमारी हमारे फसलों में आए ही नहीं। जानकार कहते हैं कि अगर आप सरसों और राई की खेती से अच्छी उपज चाहते हैं तो आपको इस फसल की देखभाल भी सही तरीके से करनी होगी। खरपतवार हटाने के लिए जो प्रथम सिंचाई हम देंगे उसमें एक रासायनिक दवा आती है पेंडीमेथालिन, उसका भी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से डाल के यदि छिड़काव कर देते हैं तो जो भी बथुआ वगैरह हमारे सरसों की फसल में आती है या और भी कोई खरपतवार आती है तो उसका ये निदान हो जाएगा। साथ ही साथ प्रथम सिंचाई के समय आप 60 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दें। किसान भाइयों को इस संबंध में मैं सलाह देना चाहता हूं कि मल्टीप्लेक्स करके एक आती है जिसका कि भी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से फूल आने के समय में छिड़काव कर दें तो फलन अच्छा होगा और फूल भी गिरेगा नहीं। साथ ही साथ फिर 15 दिन के बाद एक बार और छिड़काव कर दें, जिससे कि दाने की बनने की क्षमता बढ़ जाएगी फसल में। किसान भाइयों को मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि समय से लगाएं, अच्छी प्रभेद लगाएं, अच्छी प्रभेद लगाएं। जैसे हमारे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का प्रभेद है BBM 1, ये अपने झारखंड प्रदेश के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है। इसके बाद हमारा डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मास्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट भरतपुर की वैरायटी है DM-RM जो 150-35, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। पूसा 30, पूसा 28, ये सब वैरायटी अपने झारखंड के लिए बहुमूल्य है। सरसों की खेती के लिए 15 से 25 सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है और हर तरह की मिट्टी में सरसों की खेती संभव है। हाँ बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि बीजोपचार के लिए 2 ग्राम से 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से आप कार्बेंडाजिम का उपयोग करें, जिससे कि आपको
फंगल डिजीज, फंगस वाली बीमारी जो आती है वो नहीं लगेगी, और बाद में जो हम लोग उपचार करते हैं उससे बच सकते हैं। ठीक है। तो और ये तो बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। और साथ में जैसे जब फलन पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उस समय भी तो कुछ देखभाल की आवश्यकता होती है। जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको हार्वेस्ट, कटाई करके मड़ाई कर लीजिए और उसको अच्छी तरीके से कोई हमारे किसान भाई कैसे तैयार समझेंगे कि तैयार हो गया फसल? ये फसल किसान भाइयों को समझ में आ जाती है कि वो उसकी दाना पुष्ट हो गया और उसका जो राइजोम है वो लाल हो गया है, पक गया है, तो समझ में आ जाता है किसान भाइयों को। उसके लिए किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। उस समय उसकी कटाई कर लें, उसके बाद मड़ाई कर लें और किसी अच्छे तरीके से ड्रम में या कोई बोरा में भी रखते हैं तो प्लास्टिक का अंदर में डाल दें, जिससे कि नमी उसमें ना आए और उसको फसल सुरक्षित रह पाए। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार से सरसों और राई की आप देखभाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि आपको इससे लाभ मिलेगा। आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार। तो देखो कैसे लागलक, बेस जानकारी है नहीं। अब रौरे मन के इंतजार रही कि इंतजार है नहीं, इंतजार है कि भाई दूसर जानकारी का होवे के चाहिए। तो चलू हम रौरे मन के दूसर जानकारी भी दिवाई देवा थी। दूसर जानकारी ये है कि सर्दियों के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल है नहीं। अब देखो सर्दी तो रौरे में देखभा कर थी एकदम चरम सीमा पर है, सबके मतलब ठंडा लगा था, जला लगा था, ठिठरा था, तो भाई पशु मन कैसे नहीं ठिठरी है नहीं। तो सर्दी के मौसम में पशु मन का देखभाल कैसे करल जाए इके जानना तो बहुत जरूरी है हर किसान भाई बहन मन के। तो चलू इकर जानकारी हम रौर में के हमरे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से दिवाई देवा थी। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम आप पहुंचे हैं वृषा कृषि विश्वविद्यालय कांके। हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार। आइए इनसे जानते हैं सर्दी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करते हैं। और इस महीना में मौसम का बदलाव काफ़ी तेज़ी से होता है, खास करके ठंड और जो हमारा शीतलहरी जो बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसका प्रकोप बढ़ जाता है। टेम्परेचर जो है लगभग कभी कभी तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो जाता है, जबकि हमारे दुधारू पशुओं का टेम्परेचर 37 डिग्री 36 डिग्री के आसपास सामान्य तापक्रम होता है। तो ये जो तापक्रम में बदलाव होता है जिसके चलते उसकी जो अपनी शारीरिक क्रियाएं हैं वो काफ़ी प्रभावित होती है। और इस समय अगर हम इनका देखभाल सही से नहीं करें तो इसमें बहुत सारी बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, निमोनिया, दस्त, अफरा और भी बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ न केवल इसकी दूध के उत्पादन में गिरावट आती है और अगर समय पर उपचार ना आए तो कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस समय पशुपालकों को अपने जो दुधारू पशुओं का है उनकी देखभाल करने की नितांत आवश्यकता है। अच्छा, सबसे पहले तो पशुपालकों को उसके आवास पर ध्यान देना चाहिए। आवास हमारा साफ़ सुथरा हो, गीला नहीं हो, उसमें मल मूत्र का जमाव ना हो, इसके लिए वो ध्यान दें। क्योंकि अगर भींगा रहेगा तो जब गाय उठती बैठती है तो वो टेम्परेचर हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आवास साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो हमारे हवा आने का जो रास्ता है, चाहे वो खिड़की हो, दरवाज़ा हो, रोशनदान हो, इनको आप रात के समय इनको ढक दें ताकि ठंड हवा अंदर ना आए। बिचाली रात में व्यवस्था कर दें ताकि जो ज़मीन से जो बैठती है उसके संदर्भ में हमारा ठंड शरीर पर ना आए। अगर संभव है तो ऊपर से गाय को बोरा से या कोई गर्म कपड़ा से उसको ढक दें ताकि ये हमारा टेम्परेचर का, बाहरी टेम्परेचर का प्रभाव शरीर पर ना पड़े जो ठंड रहता है। दूसरी चीज़, जो अगर फर्श अगर रहता है तो थोड़ा सा उसको ढलान युक्त होना चाहिए ताकि जो भी मल मूत्र बन रहा है वो निकल जाए। गाय का जो गोबर होता है उसे आवास पर बहुत सारा गौशाला में बहुत देर तक जमाव न होने दें,
क्योंकि अगर बहुत देर तक जमाव रहेगा तो उसमें से जो अमोनिकल गैस निकलती है वो निश्चित रूप से गाय के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है, तो उसे तुरंत हटा दें। पीने का जो पानी दे रहे हैं वो साफ़ और ताज़ा होना चाहिए, अगर संभव है तो कुछ उससे गुनगुना पानी भी दे दें और पर्याप्त मात्रा में दें। जैसा कि ये पशुपालकों को पता होना चाहिए कि लगभग एक गाय को 60 से 65 लीटर पानी नितांत जरूरी है पर रोज़ाना। अगर पानी ठंडा रहेगा तो वो पानी पिएंगे नहीं, जिसके चलते उसका दुष्प्रभाव उनके उत्पादन पर पड़ेगा। तो पानी के लिए थोड़ा सा साफ़ स्वच्छ पानी हो, हल्का गुनगुना हो तो और बेटर हो, तो इस बातों पर ध्यान दें। बिल्कुल सर, जैसे चूँकि जाड़ा है, कई बार जैसे मनुष्य को भी जाड़ा में सर्दी वगैरह का प्रकोप होता है ना, सर्दी लग जाती है, तो क्या गाय में भी इस तरह से होता है? और होता है तो उसका निदान क्या है? ज़रूर, गाय में भी हमारा आप सर्दी जुकाम के साथ निमोनिया होता है, तो उसके लिए अगर ये है तो गर्म पानी का अगर भाप है तो वो अगर दे सकते हैं तो दीजिए। रूम को गर्म रखने के लिए आप बल्ब का व्यवस्था कीजिए, कुछ अलाव का तैयारी कीजिए। साथ ही साथ कैल्शियम का भी हम लोग उसको, चाहे वो अगर ठंड लग गई है तो कैल्शियम का चाहे वो नस के द्वारा या खाने के द्वारा उसको हम लोग देते हैं ताकि शरीर कुछ गर्म रहे। और साथ ही साथ अगर संभव है तो कुछ उसको सरसों का या इस तरह का जो एडिबल ऑयल है वो 50 से 60 ग्राम उसको देने से शरीर का तापक्रम बढ़ता है। और साथ ही साथ अगर गुड़ है रोज़ाना लगभग 50 से 60 ग्राम, या अगर रोज़ाना नहीं दे पाते हैं तो 2 से 3 दिन के अंतराल पर उसको 200 ग्राम आप सप्ताह में 2 से 3 दिन उसको खिलाएं। तो ये सब करने से शरीर का तापक्रम बढ़ेगा, निमोनिया की संभावना कम होगी या उससे निजात पाएंगे। और अगर बुखार लग गया है तो किसी पशु चिकित्सक की सलाह लेकर कुछ एंटीबायोटिक और साथ ही साथ टेम्परेचर कम करने का दवा मेलोनेक्स है या फिर पैरासीटामोल है, उसका द्वारा उपचार किया जाता है। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आवास की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और खान पान की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही इस समय अगर आपने बताया कि खान पान में अभी और है। हाँ, क्या जी, है? जी, अगर ठंड लग रही है या बाहर का टेम्परेचर कम है तो उसको संतुलित आहार देना बहुत ही ज़रूरी है। संतुलित आहार कैसे बनेगा? संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल मिक्सचर ये सारा चीज़ मिला हुआ है। तो पशुपालकों को चाहिए कि दलिया, चाहे वो राहड़ का हो, मसूर का हो, इसका दलिया दें और साथ ही मकई है ना, और मिनरल मिक्सचर ये सब मिला करके उसको हम लोग बनाते हैं, जिसमें लगभग आपका तीनों एक तिहाई कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप मकई और ज्वार बाजरा ले सकते हैं, और खल्ली के रूप में आप ले सकते हैं लगभग 1/4, और मिनरल मिक्सचर 1/10 भाग मिला करके वो संतुलित आहार बना के देते हैं। साथ ही साथ अगर मेथी अगर मिलता है तो मेथी भी लगभग 200 ग्राम अगर देते हैं तो जो ठंड लग रही है गाय को या ठंड से प्रभावित है तो उससे वो निजात पा सकते हैं। और हरा चारा तो नितांत आवश्यकता है। पशुपालकों को चाहिए कि इस मौसम में आप दलहनी और गैर दलहनी के रूप में बरसीम लूसर्न और गैर दलहनी में सरसों और जई है ना, ये मिला करके उसको आप ज़रूर दें, जिससे ना केवल दूध के उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि दूध भी का जो गुणवत्तापूर्वक दूध मिलेगा और बीमारी भी लगने की संभावनाएं नगण्य हो जाती है। अच्छा, तो खान पान की भी बात हो गई और आवास की भी बात हो गई, और अगर देखभाल की आवश्यकता हो जरूर तो इसमें और क्या क्या विशेष रूप से ध्यान देने की जरूर इसमें जैसे कि आपका पहला तो है कि जब आप खिला रहे हैं तो अफरा होने की संभावना या दस्त होने की संभावना बढ़ती है। साथ ही साथ बीमारी में आपका गला घोटू, लंगड़िया ये कभी भी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो एक खुरहा का और एक ढेलेदार त्वचा रोग ये काफ़ी 4-5 बीमारी लगती है। तो इन सबों से बचने के लिए पशुपालकों को चाहिए कि वो टीकाकरण जरूर करवा लें। अच्छा। और कृमिनाशक दवा अपने पशुओं को ज़रूर से ज़रूर दें ताकि अंतःकृमि और बाह्य कृमि अगर है तो वो भी उसका नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए और पशु का स्वास्थ्य और उत्पादन अच्छी तरह से हो। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार से सर्दियों में दुधारू पशुओं की देखभाल की जा सकती है। आप जो है
अगर टीकाकरण कर देते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी हद तक आपकी जो दुधारू पशुएं हैं वो सुरक्षित रहेंगी। आपने जो सर जानकारी दी, इसका उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों को लाभ मिलेगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार। तो देखो आज का दुई जानकारी कैसे लागलक, बेस है नहीं तो किसान भाई बहन से तो रोरेमन के हमेशा कही हम है नहीं, और रोरेमन चिट्ठी लिख के जानकारी लेवी ला और देवी ला, ये तो बरकरार है नहीं। तो भाई आज की जो जानकारी मिले तो सुंदर रहे है नहीं, लेकिन पता लिखवाना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहती कि पता के लिखो रोरेमन। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोरेमन मनोज वर्मा के इजाज़त दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।